मौजूदा बाजार में हर कारोबार के अंदर कंपटीशन का दौर जारी है और इस सख्त मुकाबले में खड़े रहने के लिए कंपनियां, ब्रांड्स, कारोबारी नए नए तरीके तलाश करते रहते हैं। ऐसे हालात में एडवर्टीजमेंट एक ऐसा टूल है जो ब्रांड की पहचान, अहमियत और कमाई के रास्ते बनाता है। पुरअसर एडवर्टीजमेंट के जरिए कंपनियां बासानी अपने प्रोडक्ट को आवाम तक पहुंचाती हैं, ब्रांड की पहचान कायम करती हैं और सारिफ को कंपनी से जोड़ती हैं। एडवर्टाइजिंग एक डायनेमिक मवासलाती हिकमत अमली है जिसके जरिए कायल करने वाले पैगामात को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के इश्तिहारात भी देखने को मिलते हैं जिनमें दी गई मालूमात गलत या गुमराह कुन होती है। अक्सर माली फायदा हासिल करने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ पूरी दुनिया में गुमराह करने वाले एडवर्टीजमेंट का मसला भी तेजी से बढ़ने लगा। आम जुबान में इसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। बेशतर मुमालिक में गलत जानकारी वाले एडवर्टीजमेंट पर सख्त कानून मौजूद हैं। भारत में भी सारिफ को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कानून बनाए गए, जिसके तहत पहला कानून 1986 और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बनाया गया। इसके अलावा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की रोकथाम के लिए 2022 में कंज्यूमर मामलात की वजारत की जानिब से गाइडलाइंस भी जारी की गईं। मुल्क की अदालतों ने भी इस मामले की संगीनी को देखते हुए सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के एक मुकदमे में कहा कि गलत मालूमात पर मबनी एडवर्टीजमेंट की तशहीर करने वाली बाअसर शख्सियत, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितनी जिम्मेदार वो कंपनी या ब्रांड है जो लोगों को गुमराह कर रही है। इसके साथ ही अदालत ने मजीद कहा कि एडवर्टीजमेंट को नशर करने वाले चैनल्स को भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें वो इस बात का एतराफ करेंगे कि वो कानून और ज़वाबित के पाबंद हैं और इश्तिहार में दी गई जानकारी सही है। आज की पेशकश में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से मुताल्लिक मौजूदा कवानीन और अदालती फैसलों पर रोशनी डाली जाएगी। आदाब। धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, यही कहा जाता है ग्राहक को जगाने के लिए। आज की पेशकश में बात करेंगे उन इश्तिहारात की जिनमें गलत मालूमात दी गई हो और उन्हें आसान ज़बान में कहा जाता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आखिर क्या होते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, हमारे मुल्क में क्या कवानीन हैं और ऐसा करने वालों को क्या सज़ा मिल सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनीज़, बहुत से ब्रांड्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कंज्यूमर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम को इस तरह के एडवर्टीजमेंट से बचाया जाए, उसके लिए हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिनके ज़रिए लोगों को इस तरह के एडवर्टीजमेंट से बचाया जा सकता है और जो लोग इस इश्तिहार में किसी तरह से शरीक होते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उनको भी उतना ही जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई है जितनी वो कंपनी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ चैनल्स के लिए भी कुछ हिदायत दी गई हैं, उनसे भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की बात की गई है और भी क्या कुछ इस मौजू पर है, उन तमाम बातों पर गुफ्तगू होगी। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवर्टाइजिंग लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर कुलवीन तिरेहन साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील शांतनु सिंह। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है और आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर कुलवीन तिरेहन से जानना चाहूँगा कि जब हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो इसकी अगर हम परिभाषा, इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो क्या होते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट? तो नमस्कार। इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले कि मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट क्या होते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टीज़मेंट इस डिजिटल दौर में उसका क्या मानना है। तो अगर हम एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो वो कोई भी कमर्शियल प्रमोशनल कम्युनिकेशन जो कि एक एडवर्टाइज़र, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल भी अपने गुड, अपनी सर्विस या अपनी एक इंडिविजुअल सेल्फ को प्रमोट करने के लिए टू एनी कंज्यूमर
किसी भी मीडिया के तहत, चाहे प्रिंट का माध्यम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया के थ्रू एक निर्धारित समय में करे तो उसको एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। आज के दौर में एडवर्टाइजिंग का जो पूरा मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है, बहुत बढ़ गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रमोशनल कम्युनिकेशन उसमें शामिल हो गई हैं और इसी वजह से जो हमारे कंसर्न्स हैं डिसेप्शन को लेके, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को लेके, या फिर जिसको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आज बोला जाता है, वो और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को समझने की कोशिश करें, यूँ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और उसकी सब्सिक्वेंट जो गाइडलाइंस हैं CCPA की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को लेके इन 2022, उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को कोई भी फॉल्स क्लेम्स जो कम्युनिकेशन में हो थ्रू अ कंपनी, थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर थ्रू अ प्रमोटर, जो कि एग्जैजरेटेड हो, जो कि हाइपरबोलिक हो, जो कि जानबूझ के जब आप सच को छुपा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में अधिक जानकारी ना दे रहे हैं कंज्यूमर को, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के तहत आ जाते हैं। पर मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का जो एम्बिट है वो बड़ा है। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड क्लेम्स और डिसेप्शंस तक ही सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसी एड्स भी आती हैं जो कि वैल्यू बेस्ड डिसेप्शन, जिसमें हमारी सोसाइटी के जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो या हायरार्की या जेंडर के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को हम एक सीमित रूप में ना सोच के एक लार्जर इकोसिस्टम के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जी, इसके बाद कानून पर भी मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ शांतनु सिंह मौजूद हैं। सर पेशे से वकील हैं और एक बड़ा मसला आता है लोगों के साथ, तो हमारे मुल्क में क्या मौजूदा कवानीन हैं जो इनको कंट्रोल करने के लिए और ख़ास तौर से ग्राहक को यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हैं? हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार 1980s में लेजिस्लेट किया गया था, जिसमें कि कंज्यूमर के खिलाफ होने वाली या कंज्यूमर के साथ होने वाली ऐसी किसी भी माल प्रैक्टिस या ऐसी किसी इल प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जिसके तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स बने थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम्स बने थे। इस एक्ट में एक सब्सटैंटिव चेंज लाया गया 2019 में, जिसमें कि एक CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया और CCPA को काफ़ी सारी पावर्स इस एक्ट में दी गई, जिससे कि वो ऐसे किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंट, किसी भी एडवर्टाइज़र, किसी भी मीडिया के खिलाफ वो एक्शन ले सकती हैं जो कि कंज्यूमर के हितों के खिलाफ कोई काम कर रहा है। CCPA के पास ये भी पावर है कि वो सर्च और सीजर्स कर सकती है। CCPA खुद अपने बिहाफ पे कोई कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकती है और CCPA को काफ़ी पावर्स दी गई हैं पेनल्टी इंपोज करने की भी, अप टू 10 लाख एंड मिनिमम अप टू 10 लाख एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस में 50 लाख तक का जो है पेनल्टी लगाने की पावर CCPA के पास है। नए एक्ट में CCPA ने एक गाइडलाइंस इशू की हैं 2022 में, विच आर स्पेसिफिकली गवर्निंग द एडवर्टीजमेंट एंड माल प्रैक्टिसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। इस गाइडलाइन में ये तो नहीं बताया गया है CCPA द्वारा कि क्या करें कि वो मिसलीडिंग एड्स के पैराडाइम में आएगा, बट उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि व्हाट इज़ जेन्युइन एडवर्टीजमेंट, what are ills, what should be done, what should not be done in an advertisement। इसमें कई कैटेगरीज में एडवर्टीजमेंट्स को डिफाइन करने की भी कोशिश की गई है और इसमें पेनल्टी इंपोज करने का भी प्रोविज़न है। यानी प्रोविज़न्स की बात हुई, कानून की बात हुई, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुलवीन जी मौजूद हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूँगा कि क्या गलत जानकारी दी गई उसी को हम मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट में काउंट करेंगे, या जहां ख़वातीन की गलत तरीके से तस्वीर कशी की गई, उनके बारे में कुछ गलत जानकारी दी गई या बच्चों को गलत तरीके से दिखाया गया, वो तमाम भी इसी में आते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का जो परव्यू है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड क्लेम्स या गलत जानकारी देना या एग्जैजरेटेड जानकारी देना या अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को बेहतर दिखाना भर ही नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी वैल्यू बेस्ड डिसेप्शंस भी आती हैं, जिसमें किसी की आइडेंटिटी, किसी पर्टिकुलर कॉम की आइडेंटिटी, जेंडर की आइडेंटिटी या फिर ख़ास तौर पे बच्चों को किस तरह से दर्शाया जाता है, बच्चों को टारगेट करने वाली एडवर्टीजमेंट्स में किस तरह की कम्युनिकेशन है, उसमें
उसमें किस तरह की इंडोर्सर्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो कहानियाँ किस तरह के हैं और उसकी पेशकश कैसी है, ये सब चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जब हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं। और ये गौर करने की बात है, ये आज की नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स जो आए हैं ये बहुत देर से। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग पीपल्स एक्ट, और ख़ास तौर पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, तो किस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स, किस तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन, खास तौर पे जो प्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है इन एडवर्टीजमेंट्स ऑन चिल्ड्रन चैनल, ये भी एक गौर का विषय है आज। और ये इंडिसेंट पोर्ट्रे की जब हम बात करते हैं तो वो भी, क्या हमने इसके ऊपर भी कार्रवाई के लिए कुछ कानून इस तरीके के दिए हैं कि जहां अगर कहीं इस तरीके से पेश किया जाता है तो वहां भी हम सख्त कार्रवाई कर सकें? जी बिल्कुल। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आपके क्लॉज है सब्सिक्वेंट, जिसमें आप विमेन को सर्टन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन या इन्फेंटलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, कि उनको एक सबॉर्डिनेट रोल में दिखाना, एक सेकेंडरी रोल में दिखाना, इन चीज़ों पे भी गाइडलाइंस हैं। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन को लेके कंसर्न्स हैं और किस तरह के फ्रेमवर्क को किस तरह से और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बट ये कॉन्वर्सेशन अब लॉ का हिस्सा हो चुकी है कि हाउ वीमेन हैव टू बी पोर्ट्रेड, वेदर दे आर बीइंग सेक्सुअलाइज्ड, वेदर दे आर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड इन वेरियस एडवर्टीजमेंट्स, स्पेशली टेलीविजन पे। ऑफ कोर्स अब तो चर्चा डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स पे भी हो गया है। तो इन चीज़ों को अब हम गौर से देख रहे हैं इन लॉ, इन सोसाइटी एंड इन सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल्सो। यानी तमाम लेवल पर हमें इसको समझना होगा। और अक्सर हमारे कवानीन होने के बावजूद इस तरह के जब मामले आते हैं तो अदालत उज़्मा यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सामने आकर के बहुत सारे हल देने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, कुछ हिदायत आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उसके ज़रिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ शांतनु जी से जानना चाहूँगा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, और जब एक बड़ा मसला सामने आया कि जहाँ सेलिब्रिटी के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर क्वेश्चन खड़े किए गए, हमने इन्फ्लुएंसर्स की बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए, जो रेगुलेशन सीसीपी ने एडवर्टीज़मेंट को लेकर ईयर 2022 में इशू किए थे, उसमें कई कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई किया था एडवर्टीज़मेंट को, जैसे कि बेट एडवर्टीज़मेंट है, डिसेप्टिव एडवर्टीज़मेंट है। इनका ब्रॉडली मतलब ये होता है कि आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर या अखबारों में आपको एडवर्टीज़मेंट कुछ इस प्रकार के मिलते हैं कि जहाँ कोई एक प्रोडक्ट वैल्यू जिसकी कि आपको मालूम है कि कीमत फ़र्ज़ कीजिए 10 रुपये है, वो आपको 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये में ऑफ़र हो रही है। परंतु ऐसी कोई भी एडवर्टीज़मेंट जहाँ की इतने कम दाम पे कोई चीज़ ऑफर की गई है और जब आप उसको लेने जाएं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको जो है कुछ और बताई जाए, इसको बेसिकली बेट एडवर्टीज़मेंट कहा जाता है। इन सारी चीज़ों पे जो है इस रेगुलेशन के तहत रोक लगाई गई है। इन सारी चीज़ों को जो है माल प्रैक्टिस के अंडर लाया गया है और ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जिसमें कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स लाई करती हैं। हाल ही में एक पर्टिकुलर केस है जो काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन को लेके एडवर्टीज़मेंट किया गया था कि वो एक पर्टिकुलर बीमारी को क्योर करती है और उसकी जो है WHO द्वारा जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है। परंतु जब WHO ने खुद सामने आके कहा कि उन्होंने ऐसा कोई रिकॉग्निशन इस पर्टिकुलर दवाई को नहीं दिया, तो उसके बाद काफ़ी जो है ये चर्चा का विषय रहा और मसला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की इस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ और वहाँ पे उनसे अंडरटेकिंग ली गई। बट जब बाद में देखा गया कि उन अंडरटेकिंग्स की भी कुछ वायलेशन की जा रही थी उन कंपनीज़ के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी सख्ती बरती और उसके बाद जो है एक रेगुलेशंस इशू किए गए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर, जहाँ पे कि मीडिया हाउसेस, मीडिया एजेंट्स, चैनल्स, इनको भी एक फ्रेमवर्क के अंदर लाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे कि इनको एक सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म भर के देने की ज़रूरत है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे वो लोग, क्या उनको देना होगा लिख करके? सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिकली उनको ये लिख के देना है कि जो भी हम एडवर्टीजमेंट इशू कर रहे हैं अपने माध्यम के द्वारा, वो मिसलीडिंग नहीं है किसी भी तरह से, हमने उसके सारे कंटेंट्स को वेरीफाई कर लिया है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करा पाना कितना आसान होगा ये समय बताएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मीडिया हाउस कोई एक प्रोफेशनल बॉडी तो है नहीं। लेकिन वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लायबल तो होंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तहत वो पूरी तरह लायबल है। अगर कोई भी ऐसी भ्रामक विज्ञापन आपके प्लेटफॉर्म द्वारा इशू हो रहा है या ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आपने सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म ये भर के दिया है कि हमने इंक्वायर किया है और इसमें कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो मीडिया एजेंसी भी लायबल होगी। और लाइबिलिटी जो जैसा मैंने आपको बताया था, पीनल क्लॉज है, सीसीपीए ने डिफाइन किया है रेगुलेशन के तहत 10 लाख रुपए का पहला जुर्माना, 50 लाख रुपीस का सब्सिक्वेंट फाइन। और सेक्शन 89 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में
पीनल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट 1 साल का एंड देन सब्सिक्वेंट इट कैन बी अप टू 5 years, 2 years एंड 5 years। यहाँ आपने सीसीपीए की बात की, मैं उसकी पावर्स के बारे में जानना चाहूँगा कि अगर हम सीसीपीए की बात करते हैं, कितने इख्तियारात हैं, कितनी पावर्स हैं सीसीपीए के पास? सीसीपीए की देखिए बहुत ही वाइड रेंजिंग पावर्स है। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई गई है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर। सर्च और सीजर की पावर है, इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर है, किसी की कंप्लेंट्स पे एक्ट करने की पावर है। दे हैव कंप्लीट पावर्स टू टेक एड ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि डीएम को ऑथराइज किया गया कि उनको पूरा कोऑपरेशन करना है सीसीपीए के साथ फॉर कंडक्टिंग सर्च सीजर्स। और अपने स्तर पे वो पीनल पावर नहीं है उनके पास, बट वो फाइन्स इंपोज कर सकते हैं। बट अगर सीसीपीए को लगता है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस सामने आई है जिसके लिए कि उनको खुद कंज्यूमर फोरम्स में इंस्टीट्यूट करनी चाहिए कंप्लेंट, तो सीसीपीए वो भी कर सकती है। जी, और यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हमने सीसीपीए की बात की, अथॉरिटी है, और उसके अलावा हमारी एक काउंसिल भी है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ कुलवीर जी से जानना चाहूँगा, क्या काम है काउंसिल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का, और किस तरह से वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर नज़र रखती है, या इसको भी कुछ अधिकार हैं कि वो भी उनका इस्तेमाल करके इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हिंदुस्तान में सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एडवर्टाइज़र भी आता है, माने ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं, उसमें मीडिया हाउसेस आते हैं, चाहे वो प्रिंट हो, रेडियो हो, टेलीविज़न या ब्रॉडकास्ट हो, उसमें कंज्यूमर्स तो आते ही हैं, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ऐड बनाने वाले लोग, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़। तो ये सारे एक प्रॉपर इकोसिस्टम को जब हम रेगुलेट करने की बात करेंगे तो सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उसी संदर्भ में जो एस्की है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसने तैयार किया है। बेसिकली इसमें जो मेंबर्स हैं वो मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं, वो एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वो सिविल सिटीजन ग्रुप से भी आए हैं, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। तो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ आप उनको एड वॉचर्स कह सकते हैं, जो एडवर्टाइजिंग पे लगातार एक नज़र बनाए रखता है और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस को, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी अंडरलाइन करता रहता है। जब हम एस्की की बात करते हैं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में एस्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एस्की बहुत सारे मल्टी फैसेटेड फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। हालांकि उसको प्यूनिटिव पावर्स नहीं हैं, इट इज़ नॉट अ रेगुलेटर पर से, उसको प्यूनिटिव पावर्स नहीं है, बट इट कैन गिव नोटिसेस एंड ऐड को विदहोल्ड किया जा सकता है। बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए बहुत आसान कर दिया, बिकॉज आप एस्की ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट आपने एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे देखी, वो हो सकती है किसी इंश्योरेंस की ऐड, किसी हेल्थ सप्लीमेंट की एडवर्टीजमेंट, और आपको उसमें वो क्लेम इनसफिशेंट लगा, जानकारी नाकाफ़ी लगी या जानकारी गलत लगी, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप फटाफट से एस्की पे अपना कंज्यूमर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, और वो एस्की नोटिस के थ्रू एडवर्टाइज़र को कंपेल करेगा इन ऑर्डर टू रिव्यू their advertisement, submit their explanations, और अगर उनके एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो एडवर्टीजमेंट्स कैन बी विदहेल्ड एज वेल, या फिर वो पोर्शंस उन्हें ओमिट करने के लिए भी कहा जाएगा। इसके अलावा जो मुझे एस्की का एक फंक्शन इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत सिग्निफिकेंट लगता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, वो है एडवर्टाइजिंग लिटरेसी। एस्की ने अपने आप एडवर्टाइजिंग लिटरेसी प्रोग्राम एस्की अकादमी के नाम से शुरू किए हैं। इसमें क्या बताते हैं वो लोग? जिससे वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो भी एक टारगेट सेगमेंट है, वो लोग हैं जो मीडिया कंज्यूमर्स। ये बात याद रखिए कि जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो हम एक डुअलिटी की बात कर रहे हैं। वो इंसान जो एक प्रोडक्ट, एक गुड सर्विस खरीदता है, वो इंसान टेलीविजन देख रहा है, वो इंसान सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ रहा है, तो वो एक मीडिया कंज्यूमर भी है। सो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वो एक मीडिया लिटरेसी फैला रहे हैं, जिनमें वो लोगों को बता रहे हैं क्या है मिसलीडिंग, और मिसलीडिंग का परव्यू क्या है। जब हम ऐड बनाते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट को हम किस तरह से हम कॉपी को लिखें, किस तरह से हम डायलॉग्स को बोलें। जैसे कि एक एग्जांपल आता है डिस्क्लेमर का, कि जब हम स्मॉल प्रिंट में, छोटे प्रिंट में कोई डिस्क्लेमर देते हैं तो वो कंज्यूमर नहीं पढ़ पाएगा। जो सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं इस तरह के एडवर्टीजमेंट के बारे में और वो मिसलीडिंग है, तो उनके लिए क्या वो भी सज़ा के हकदार हैं? जी बिल्कुल।
ये बहुत सारे इन द रीसेंट पास्ट इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर आज के कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों को भी हॉल अप किया गया है, उनकी लायबिलिटी के बारे में भी बहुत बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कम्युनिकेशन में इस चीज़ को अंडरलाइन किया है। और आज जब हम बात सेलिब्रिटीज़ और एंडोर्सर्स की करते हैं तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, इस चीज़ को बड़े अच्छे से हाईलाइट किया गया है। जैसे कि इन चिल्ड्रन एडवर्टाइजिंग तो अलाउड ही नहीं है, जहाँ चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम चिल्ड्रन को टारगेट ऑडियंस बनाते हैं वहाँ पे चाहे वो स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो मूवी सेलिब्रिटी हो, दे आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। और जहाँ तक लायबिलिटी की बात है तो इंडोर्सर भी आज उससे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसने ये चीज़ साइन किया है कॉन्सेंट कि मुझे इस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एलिमेंट्स, उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में पूरी जानकारी है। आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इसीलिए वो रेस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए वो और उतने ही रेस्पॉन्सिबल हैं जितना कि वो कंपनी या वो ब्रांड जिम्मेदार हैं। यहाँ अब एक सवाल ही पैदा होता है कि अगर कहीं इस तरह के एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आते हैं या कोई उस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की वजह से उसको अपने जानी नुकसान होता है या माली नुकसान होता है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ये सवाल मैं पूछूंगा शांतनु जी से, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं। क्या करे एक कंज्यूमर, कहाँ जाए और पहला स्टेप क्या हो उसका? देखिए, कंज्यूमर के पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो जो सीसीपी अथॉरिटी बनी है वो कंप्लेंट के माध्यम से सीसीपी को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये पर्टिकुलर ऐड भ्रामक है, इसमें ये जानकारियाँ दी गई हैं, ये त्रुटियाँ हैं, ये कमियाँ हैं और इनकी वजह से मेरे को ये पर्टिकुलर नुकसान हुआ है। उसके अलावा दूसरी रेमेडी कंज्यूमर फोरम के माध्यम से है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश्ड हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम्स जनरली स्टेट कैपिटल्स में इस्टेब्लिश्ड हैं, और उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है जो कि यहाँ नई दिल्ली में है। यदि आप सीसीपी के रिस्पॉन्स से नाखुश हैं या जो उन्होंने डैमेजेस अवॉर्ड किए हैं वो नाकाफ़ी आपको समझ में आते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम या नेशनल कंज्यूमर फोरम, उनकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप जो है वहाँ पे अपना कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सबसे खास बात कंज्यूमर फोरम्स की ये है कि एज़ कम्पेयर टू सिविल कोर्ट्स यहाँ प्रोसीडिंग्स जल्दी चलती हैं। दे आर प्रो कंज्यूमर्स। जो रूटीन सिविल कोर्ट्स में एविडेंसेस को लेके एक मन में मिथ्या रहती है कि गवाही में काफ़ी समय गुजरता है, ऐसा नहीं होता कंज्यूमर फोरम्स में, और कंज्यूमर फोरम्स में निर्णय एज़ कम्पेयर टू सिविल कोर्ट्स जल्दी आते हैं। एविडेंस की आपने बात कही, एक ग्राहक को क्या एविडेंस देने होंगे, क्या कुछ प्रूफ देने होंगे जब वो जाता है कोई कंप्लेंट दर्ज करने के लिए? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल आप समझें कि आपने अखबार में आप सुना भी होगा न्यूज़ में कि एक पर्टिकुलर कंपनी थी जो मोबाइल फ़ोन मात्र 250 रुपये में देने का वायदा कर रही थी। जो नई रेगुलेशंस आई हैं 2022 में, उनमें ऐसी एडवर्टीज़मेंट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया गया है जिसमें कि ये लिखा गया है कि ये जो बेट एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली चीज़, जो प्रोडक्ट आप जिस दाम पे ऑफ़र कर रहे हैं उसकी आपके पास सफिशेंट क्वांटिटी होनी चाहिए सप्लाई को मीट करने की। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी सप्लाई इनएडिक्वेट है डिमांड्स को मीट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना होगा दैट दिस पर्टिकुलर ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल आवर ऑफर्स लास्ट, जैसा कि हम लोग जनरली सुनते हैं बेट एडवर्टीजमेंट्स में होता है जी। अगर ऐसे किसी एडवर्टीजमेंट से आपको जो है लगता है कि ये गलत एडवर्टीजमेंट है, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर अखबार को, उस पर्टिकुलर न्यूज़ क्लिप को आप जो है एक एविडेंस के तौर पे कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं। वहाँ उसको फाइल किया जा सकता है। आपने यहाँ पर कमीशंस की बात कही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, स्टेट कमीशन की, नेशनल कमीशन की बात की है। क्या हमारे कुछ रकम के एतबार से इनमें हमें अपने जो केसेस हैं वो लेके जाने होंगे, या कोई और बात होती है जिसके तहत इनको सुना जाएगा? दूसरी चीज़, एक सवाल यहाँ शांतनु जी और है कि ये जो मामला दर्ज होगा उस एरिया में दर्ज होगा जहाँ कंज्यूमर रहता है या काम करता है, यहाँ जहाँ पर वो कंपनी है वहाँ पर दर्ज होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जुरिस्डिक्शन 2 तरीके से डिटरमाइन होता है। एक है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो कि एक्ट में प्रोवाइडेड है कि पर्टिकुलर लिमिट तक की अगर आपका कंप्लेंट है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में फाइल करनी है, बियॉन्ड दैट स्टेट और फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम की जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है। जहाँ तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात है, जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या जहाँ पे वो कंपनी बिजनेस करती है या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है या जहाँ पे उनकी आप शॉप पे गए थे, आप कहीं पे भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में आप कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। मुझे लगता है कि एक सवाल यहाँ और भी ज़रूरी है, शांतनु जी से ही जानना चाहूँगा क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, कि जो भी कंप्लेंट लेकर के जाता है
क्या उसे वकील की ज़रूरत होगी इसमें, या वो खुद वो कंप्लेंट दर्ज करा सकता है? आप पेशे से वकील हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ज़रूरत उसकी है या नहीं है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, कंज्यूमर फोरम की प्रोसीडिंग्स इसीलिए सरल रखी गई हैं कि एक आम आदमी खुद भी जाके अपने मुकदमे की पैरवी कर सके। जी। यहाँ पे कंज्यूमर फोरम्स में कोई टेक्निकल ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसको कि एक आम आदमी ना समझ सके। जो हमारे प्रिजाइडिंग मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो भी इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जहाँ अब पार्टी इन पर्सन अपीयर होती है, वहाँ उसको उसकी भाषा में बहुत सरल तरीके से प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करने के लिए या परस्यू करने के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़े। जी, क्या ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज की जा सकती है शांतनु जी? कोविड के बाद बहुत सारी कंज्यूमर फोरम्स ने ऑनलाइन फाइलिंग का मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कंज्यूमर फोरम्स को जो है इस प्रोसेस को जल्दी और तेज़ करने के लिए भी कहा है कि आप ऑनलाइन जो फाइलिंग का सिस्टम है, जो ऑनलाइन हियरिंग का सिस्टम है, उसको आप और बेटर करें। बहुत सारी कोर्ट्स में ये प्रोविज़न कर दिया गया है ऑनलाइन फाइलिंग का, बट बहुत सारी कोर्ट्स में अभी होना बाकी है। जहाँ तक की बात वर्चुअल हियरिंग की है, वर्चुअल हियरिंग मेरी समझ से करीब करीब नेशनल कमीशन में और स्टेट कंज्यूमर फोरम्स में तो सभी जगह लागू हो चुका है। बहुत हद तक डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आर्ग्यू करने की प्रोविजंस किए जा चुके हैं। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या कोई ड्यूरेशन सेट कर दी गई है, क्या कोई लिमिट सेट कर दी गई है कि इतने समय के अंदर अंदर उस शिकायत पर अमल करना होगा और उसका देखा जाए तो उसका हल निकालना होगा? देखिए, लिमिटेशन का स्टैच्यूट एक अलग स्टैच्यूट है और हर कंप्लेंट स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन से गवर्न होती है। एज़ फार एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ कंसर्न, उसमें जो है खुद में ही इनहेरेंट लिमिटेशन का क्लॉज दिया हुआ है। देयर इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years जिसके अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। बियॉन्ड दैट योर कंप्लेंट वुड बी बार्ड। जी, तो यहाँ ये तमाम बातें थी। मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अब तक काफ़ी मालूमात हासिल कर ली होगी। अब वक्त है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। प्रोग्राम के इस हिस्से में स्टूडेंट के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी, क्या पूछना चाहते हैं? Hello sir, my name is Harsh and my question is to you that in recent times we have seen fantasy apps becoming juggernauts in the Indian market and people are getting trapped in the misleading advertisements of big winnings. And considering the fact that we already have existing laws for all of that, but seeing the current situations and the growth of these all these apps, doesn't it seems like all these laws are like becoming not much effective and not that much impeccable? And what is the reason for the growth of these apps at the first place? सही, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो एडवर्टीज़मेंट का आज के समय पे जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है, स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट ऐप्स हैं जो कि अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फॉल करती हैं। और रेगुलेशंस का बनना एक बात है और रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंट हो पाना दूसरी बात है। कहने को तो CCPA भी 2019 में एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद इन प्लेस आ चुकी थी, बट आज तक CCPA ने ऐसा कोई बहुत बड़ा कदम उठाया हो अपार्ट फ्रॉम दैट। वो एक पर्टिकुलर स्विस चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसके खिलाफ CCPA ने बहुत वाइड स्केल पे सर्च एंड सीजर्स ऑपरेशंस किए थे और इंक्वायरी की थी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि CCPA ने और उतने बड़े मैग्नीट्यूड का आज तक कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन अंडरगो की है। जितनी भी ऐप्स हैं, स्पेशली जो आजकल आप देखेंगे बेटिंग ऐप्स का जो चलन काफ़ी आजकल जोर पकड़े हुए है। जी, देखिए, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है स्मार्ट एडवर्टीजमेंट में और अनएथिकल एडवर्टीजमेंट में। नाउ व्हाट मे सीम टू यू अनएथिकल may fall within the paradigm of smart advertisement. अब इसमें हमारी अथॉरिटीज़ क्या कुछ कर रही हैं, क्या उन्होंने कोई इंक्वायरी अंडरटेक की है, इसके बारे में पब्लिक डोमेन में मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट क्या वो इस दायरे में आते हैं, ये खुद में एक चर्चा का विषय है। बट इस पर कोई इंक्वायरी चल रही है ऐसा मुझे तो नहीं मालूम है, कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई इंक्वायरी CCPA द्वारा या किसी और एजेंसी द्वारा इन बेटिंग ऐप्स पे की गई हो। जी, इसी सवाल पर मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा कुलबीन जी का। हालांकि इंक्वायरी तो नहीं चल रही है, लेकिन इसको लेके अप्रैल 2024 में एक रेगुलेशंस या गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार हुआ जो कि बेटिंग एड्स थी, प्रोहिबिशन ऑफ बेटिंग एड्स और सरोगेट एडवर्टाइजिंग इन स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन। आपने फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात की तो वो गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार किया गया।
उसमें हालांकि सरोगेट एडवर्टाइजिंग चाहे वो 2022 की जो गाइडलाइंस हैं CCPA की उसमें डिफ़ाइन किया गया है, बट इसमें उसको रीडिफ़ाइन किया गया है ताकि ये क्लैरिटी क्रिएट हो सके कि वो कौन सी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि डिस्गाइज में हैं, जो कि पेरेंट ब्रांड की नहीं है लेकिन दे आर इन डिस्गाइज, और उनको कर्ब किया जा सके। एट द मोमेंट द ड्राफ्ट इज़ इन सर्कुलेशन, बट जैसे कि हम इस बात पे ऑलरेडी इस बात पे हम ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं कि डिजिटल मीडिया चाहे वो अर्नड मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उन सभी में एडवर्टीजमेंट्स जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स की, उनको रेगुलेट करने का अब कोई ना कोई तरीका लाना ज़रूरी होगा। तो गाइडलाइंस आर इन सर्कुलेशन फ्रॉम अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स, और ड्राफ्ट भी, उसके सब्सिक्वेंट ड्राफ्ट्स भी फ्लोट हुए हैं। देखा जाए तो बेदारी, जागरूकता और लिटरेसी के ऊपर हमें मेहनत करनी होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, माई सेल्फ आखी घोष। तो मेरा सवाल ये है कि हमने ये अभी सुना कि मिसलीड होने के बाद एक ग्राहक को क्या कदम उठाने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका है या कोई एडवर्टीज़मेंट में ही कोई ऐसा फैक्टर हम देख सकते हैं जिसके थ्रू हमें मिसलीड होने से पहले, मतलब मिसलीड होने से हम बच सके, जो ग्राहक है वो बच सके। तो ऐसा कोई तरीका है या ऐसा कुछ फैक्टर है उस एड में ही कि मिसलीड होने से बच सके। कुलबीन जी से जानना चाहूँगा, मैडम आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक इंसान किसी एडवर्टीजमेंट में देखता है तो उसको किस तरह से, क्या कुछ पॉइंट्स उसको जानने ज़रूरी हैं और एक बड़े लेवल पर बचा जा सके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से, उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज की चर्चा का विषय होगा कि किस तरह से मिसलीडिंग प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, हम प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पहले से पता हो कि इस एडवर्टीजमेंट में डिसेप्शन या कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होने का स्कोप है। तो उसके लिए हम मीडिया लिटरेसी एजुकेशन की बात करते हैं कि हम किस तरह से एक मीडिया लिटरेट सोसाइटी बनाएं, डिजिटली मीडिया लिटरेट सोसाइटी बनाएं, ताकि हम लोगों को, जैसे कि एक एग्जांपल है, आप अक्सर वेट लॉस की एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, उसमें आप बिफोर एंड आफ्टर का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जिसमें एक इंसान पहले, स्पेशली विमेन को दिखाया जाता है कि वो 80-90-100 किलो के हैं, और फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट को यूज़ करने के बाद उनका वेट रिड्यूस हो गया और वो ऐसा दिखते हैं। तो वो जो विजुअल डिस्टॉर्शन है वो खास तरीके के कैमरा एंगल्स को यूज़ करके आपको दिखाया गया है। तो इस तरह की जानकारी कि कैमरा एंगल्स को इस्तेमाल करके, विजुअल डिस्टॉर्शंस को क्रिएट करके, ये जो स्मॉल प्रिंट क्वालिफिकेशंस और डिस्क्लेमर्स की बात हमने पहले की थी, तो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, एक मीडिया लिटरेट सोसाइटी की ऐड कौन बनाता है, ऐड किस पर्पज़ के लिए है, उसका इंटेंट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका ट्रेडमार्क्स, उसके ट्रेडमार्क्स को लेके उसकी ओनरशिप किसको है, आईपीआर की अंडरस्टैंडिंग, कॉपीराइट की अंडरस्टैंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग की अंडरस्टैंडिंग, अगर हम स्कूल में, कॉलेज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर हम स्प्रेड करें तो एक मीडिया लिटरेट सोसाइटी बना सकते हैं। बहुत सारे जेंडर को लेके खास तौर पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स रिसर्च के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें आप वेरियस डायमेंशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन एंड एथिक्स को स्टडी कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करते समय उन रिकमेंडेशंस को ध्यान रखा जा सकता है। जी, यहाँ शांतनु जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इस कंट्री की मेजर पॉपुलेशन इलिटरेट है जी, जिनको कि बहुत ज़्यादा एक्सेस शायद न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या मोबाइल का नहीं है। लिटरेसी इज़ वन सच टूल जिससे कि हम जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा सेबी, आरबीआई अपने वेरियस एडवर्टीजमेंट और कैंपेन्स के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कई अलग अलग माल प्रैक्टिसेस के लिए। तो उसी तरह मुझे लगता है सीसीपीए को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि वो मास एट लार्ज, नॉट जस्ट दी स्कूल्स और कॉलेजेस के थ्रू, बट टारगेटेड मीडिया जो कि हमारी आम जनसंख्या है, उनके लिए कुछ ऐसे जो है स्कीम्स उनको लेकर आनी पड़ेंगी जिससे कि उनको लिटरेट किया जा सके। उनको मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि मिनिस्ट्रीज को आगे आकर के इस मामले में कुछ अपनी इस तरीके की पॉलिसीज बनानी होंगी, गाइडलाइंस बनानी होंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हेलो सर, माय नेम है शिल्पी और मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक स्पाइसेस का ब्रांड है, मसाले का ब्रांड है, वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे नेशन में, तो वहाँ के नेशन में पता चला कि लीड या फिर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो बैन कर दिया। बट राइट नाउ वो अभी भी इंडियन मार्केट में है। तो हमारी कंट्री में जो लॉज हैं या फिर मेकर्स है वो क्या सीख सकते हैं अदर कंट्री के लॉ से कि वो लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं बट इंडिया में उतना एक्टिव नहीं है इस लेवल पे। जी, वहाँ की इसमें authority- कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों ही एक्सपर्ट हमारे इस पर जवाब दें। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करने के लिए कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको सेटअप किया गया है। उस इन सभी चीज़ों के लिए वो एक बेसिक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया जिसको कहते हैं वो सेट करते हैं, जिसमें कि केमिकल कंपोजिशंस हैं, शेल्फ लाइफ है, प्रोडक्ट की लाइफ है, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोक्योरमेंट का इशू है, इन सब चीज़ों को डील करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को परखने के मानक कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है और मुझे सूट करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे आदमी को भी पसंद आए और सूट करे। जब हम दो दूसरी कंट्रीज़ के बात करते हैं तो कई बार देखा गया है, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं जब हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की। अब इसके पीछे क्या कारण है, वो एक खुद में बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट का मुद्दा है कि क्यों स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा वेरिएंस पे हैं कि एक प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ BIS के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और दूसरी कंट्री में स्टैंडर्ड एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। दैट्स अ मैटर ऑफ डिफरेंट डिबेट, परहैप्स सम डिफरेंट टाइम। बट ये जो मानकों का फ़र्क है, इनके बहुत सारे कारण हैं और बेसिक फ़र्क मेरे हिसाब से तो ये है कि डेवलप्ड कंट्री में शायद उन मानकों को एक हाई पेडेस्टल पे रखा गया है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। बहुत सारी ड्रग्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, फीवर में बहुत आम तौर पे यूज़ होने वाली जो ड्रग्स यहाँ प्रेवलेंट हैं और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं, वो आप फॉरेन कंट्रीज़ में बैंड है या वो आप उनको नहीं परचेज कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। जी, कुलवीन जी कुछ कहना चाहेंगी? जी, इसमें सब अगर बात हम ड्रग्स की करें तो बहुत सारी हमारे यहाँ भी ऐसे रेगुलेशंस हैं जिसमें हम ड्रग्स हैं, स्पेशली जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, यूनानी प्रैक्टिसेस हो गई, सिद्धि, आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस, अगर उनके पास प्रॉपर लाइसेंसेस नहीं हैं, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उनकी एडवर्टीजमेंट भी प्रोहिबिटेड है। तो इन चीज़ों को भी हम रेगुलेशन में लेके आए हैं। बट हाँ, जो स्टैंडर्ड्स है, चाहे वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हों, पैकेजिंग लॉज हों, लेबलिंग हो, इन सब को इस सब में हमने एक डिफरेंशियल प्रैक्टिसेस तो देखी हैं। उसमें कई चीज़ें हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज्ड फूड। हालांकि हमारी जो FSSAI है वो भी पूरी कोशिश कर रही है इन मापदंडों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, लेकिन बहुत सारी हमने इसमें इरेगुलरिटीज़, इसमें वायलेशंस नोट की हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ वी वांट टू क्रिएट एन इफेक्टिव मैकेनिज्म, तो जो एडवर्टाइजिंग मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा और एक स्पीडी वे में फंक्शन वो कर सकें, इसको इंश्योर करना पड़ेगा हमें। आपने यहाँ लाइसेंस की बात कही, क्या अगर हम कार्रवाई की बात करते हैं, कोई भी अगर कंपनी मिसलीड करती है लोगों को और उस पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो क्या हमारी कोर्ट्स को या अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं CCPA को, क्या उसे यह अधिकार, ये पावर हासिल है कि वो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं जुर्माने के साथ साथ? बिल्कुल, कंज्यूमर फोरम्स को भी और CCPA को भी ये पावर है कि वो ऐसी किसी भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी, किसी भी मैन्युफैक्चरर, सप्लायर जो कि ऐसी मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आइदर बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट और बाय वे ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस और बाय प्रोवाइडिंग इन्फीरियर गुड्स और सर्विस, उसके खिलाफ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा ऐसे मेजर्स भी लेने की पावर्स इन फोरम्स को और अथॉरिटीज़ को है। कुलवीन जी से जानना चाहूँगा, ये इसी सवाल से एक सवाल निकल करके आता है, जैसे इन्होंने सवाल किया कि हम बाहर के कवानीन से, वहाँ के लॉज से क्या कुछ सीख सकते हैं अपने देश में। ये भी इनके सवाल का एक हिस्सा था और मैं कुलवीन जी से जानना चाहूँगा, क्या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, ले सकते हैं? इनफैक्ट हमारा जो सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है,
एस्की, वो भी ASA ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सिग्निफिकेंटली बोरो किया है। उसमें से क्लॉजेस बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है कि जैसे इन्फॉर्मेशन अगर आपने डेलिबरेटली ओमिट की है तो वो भी डिसेप्शन है, वो भी मिसलीडिंग है। सिर्फ फॉल्स क्लेम ही नहीं, अगर आपने एग्जैजरेशन किया है या आप एक अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे हैं ओवर योर कॉम्पिटिटिव राइवल, अभी हम एम्बुश मार्केटिंग की अगर बात करें तो इन सारी प्रैक्टिसेस को हमने सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ एथिक्स, जिसको हम कहते हैं ASCI का कोड ऑफ एथिक्स, उसको सिग्निफिकेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया से, UK के फ्रेमवर्क से बोरो किया है। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस को, बहुत सारे क्लॉजेस और सेक्शंस को हमने अपने तरीके से अडेप्ट किया है अपने फ्रेमवर्क में। बट जो ज़रूरी है वो है द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम, जिसमें एडवर्टाइज़र और एजेंसी जो बनाने वाले लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, और अकाउंटेबिलिटी विच इज़ रेस्टिंग ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ द लेजिस्लेशन which is already there. There's plenty of legislation in the country. All we need at the moment is effective implementation, speedy implementation of that legislation. Plenty of legislation are there. लेकिन आपने एक बात जो कही, कानून बहुत है हमारे यहाँ, क्या लोगों को अपनी सतह पर, यानी कि पब्लिक की अगर हम बात करते हैं, जनता की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए भी कुछ ज़रूरी पैमाने हैं या कुछ ज़रूरी ऐसी बातें हैं जिसमें उनको खुद आगे आकर फैसला लेना होगा, या अगर कहीं इस तरह का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आगे आकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी? जी, कुलवीन जी से ही जानना चाहूँगा यही सवाल। बिल्कुल, ये शायद इस डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर को भी ओनस लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ अब हैं, अब फोरम हैं जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपका कंप्लेंट फॉर्म है, जैसे ही आपने वो एडवर्टीजमेंट अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा और आपको लगा कि इसमें फॉल्स क्लेम है या इसमें ऐसी कोई जेंडर आइडेंटिटी या इस तरह की कोई सोशल प्रैक्टिस है विच इज़ ऑब्जेक्शनेबल, विच इज़ ऑफेंसिव, तो उसको इमीडिएटली आप लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट को, ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी सबमिट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द एविडेंस आप वो उस एडवर्टीजमेंट का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं या एडवर्टीजमेंट का स्कैन्ड कॉपी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ब्रिंगिंग कॉग्निजेंस कि इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस इज बीइंग डन बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी, बाय अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजर, हैज़ बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। यानी देखा जाए तो जिम्मेदार बनना होगा। एक रवैया है हमारे यहाँ और हम देखते हैं अक्सर कि हम देखने के बावजूद भी है कहते हैं अरे गलत दिखा रहा है, झूठ दिखा रहा है, और उसके बावजूद भी हम लोग आगे नहीं आते। तो आगे आना होगा ताकि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो करना चाह रही हैं उनके अंदर भी ये एक भावना पैदा हो डर की कि लोग खुद आगे आकर उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कानून है मौजूद और वो शिकायत के ज़रिए उस कानून के दायरे में उन्हें ला सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Hello, my name is Umra Hussain and my question is for both of you. Don't you think that every advertisement is exaggerated or deceptive to some sense? So, उसके misleading होने की हद कैसे तय होगी? बड़ा अहम सवाल है आप दोनों के लिए। मैं चाहूँगा पहले कुलवीन जी इस पर अपना ओपिनियन दें और उसके बाद शांतनु जी से जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम बात मिसलीडिंग की करेंगे तो इसमें दोनों बातें हैं। हाउ हैज़ द रेगुलेशन डिफाइंड द वर्ड डिसेप्शन और मिसलीडिंग? उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस आती हैं, उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसमें आपकी एग्जैजरेटेड इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एक पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका 100% डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपकी एग्जैजरेशन है, हाइपरबोल है, जो आप ओमिट कर रहे हैं जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो जानकारी आपको अगर नहीं मिल पा रही है तो रेगुलेशन आपका डिफाइन करके दे रहा है कि डिसेप्शन क्या है। उसके अलावा जो आपकी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट जो है वैल्यू बेस्ड डिसेप्शन का कि किस तरह से हम व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, नाउ दोज पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स आर बैंड, चाहे वो पैम्फलेट की फॉर्म में हो, चाहे वो हैंडबिल के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की जाए, क्रिएट की जाए, उस तरह की एडवर्टीजमेंट्स प्रोहिबिटेड हैं। तो चाहे वो एक कम्युनिटी के बारे में हो, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में हो, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री एज वेल एज जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में हो, इन सारी चीज़ों, इस सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम मिसलीडिंग वर्ड को या डिसेप्शन वर्ड को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जी शांतनु जी।
देखिए, किसी भी चीज़ को डिटरमिन करने का एक टेस्ट है, इट इज़ कॉल्ड प्रूडेंट टेस्ट। किसी भी मानक को तय करने के लिए एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट वुड परसीव इट। एक से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि प्राइमरली लिकर सेक्टर में है और वो पानी या सोडा भी बेचता है। हो सकता है उसका पानी और सोडा सिर्फ मैंने ही देखा हो या मैंने ही खरीदा हो, बट if we have to bring it in the category of ambush advertisement or deceptive advertisement, then we have to consider it from the standpoint that what a person would ordinary prudence would think when he visualizes that advertisement. तो मेरे ख्याल से ये underlying test है to determine whether a particular advertisement is a deceptive advertisement or it's a clever marketing strategy or it's ambush marketing. तो prudent test is the governing factor. जी किसी और का कोई सवाल जो पूछना चाहते हो? ब्रांड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, लाइक अब तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग चल रही है, तो हर कोई मतलब एडवर्टाइजिंग के थ्रू इज़ लाइक रॉन्ग फेक। तो जो ब्रांड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है आने वाले समय में तो लोग सोचेंगे कि शायद ये भी गलत है, तो मतलब क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, और पड़ेगा तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करें द रियल वन एंड द फेक वन प्रोडक्ट्स? फ़र्क कैसे करें? जी शांतनु जी। देखिए, फ़र्क करना मेरे मायने में हो सकता है आसान भी हो सकता है मुश्किल भी हो। आसान इन द सेंस कि एक ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा। आपको किसी भी चीज़ को परसीव करने के पहले उसको एनालाइज करना होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स को यूज़ करने होंगे। ये बात शायद आम चर्चा में अगर मैं किसी से कहूँ कि मेरे पास ऐसी दवाई है जिससे मैं आपको 1 महीने में 40 किलो वजन आपका घटा सकता हूँ, तो शायद इस बात पे कोई भरोसा ना करे। परंतु जब हम उसको प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो एक बार को कहीं ना कहीं हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स मोर लिटरेट। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। दूसरे अगर हाथ पे हम देखें कि अगर प्रोडक्ट्स डिसेप्टिवली इतने सिमिलर हैं कि उनमें डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे चैलेंजेस शायद ही हमारे सामने आएंगे, क्योंकि IPR लॉज इतने ज़्यादा अब डेवलप हो चुके हैं हमारी कंट्रीज़ में कि जहाँ बात डिसेप्टिवली सिमिलर की आती है वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज खुद ही जो है कोर्ट्स में आके सूट्स और इंजंक्शन सूट्स फाइल करती हैं ऐसी कंपनी के खिलाफ ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग डिसेप्टिवली सिमिलर, जो कि IPR का एक मेजर सब्जेक्ट है। तो चैलेंजेस तो हर तरह से सामने आएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप को जागरूक करने की तरफ ज़्यादा जो है फोकस रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि डिसेप्टिवली सिमिलर होने की वजह से ब्रांड्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्रांड्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। और ये तमाम गुफ्तगू थी आपकी भी जानकारी के लिए, ताकि आप भी जागरूक हों, बेदार रहें। इस पेशकश के ज़रिए हमारी यही कोशिश थी और उम्मीद है कि हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब हुए होंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की इस पेशकश में शरीक होने के लिए, और आप दोनों ने अपने तजुर्बे से आज के इस मौजू पर रोशनी डाली और हमारे व्यूवर्स को भी और स्टूडेंट को भी देखा जाए तो जागरूक भी किया। और हम जब लिटरेसी की बात करते हैं तो उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की। तो नाजरीन, आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ। आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।